नमस्कार। महारानी लक्ष्मीबाई का प्रामाणिक जीवन वृत्त प्रस्तुत करने की श्रृंखला में मैं प्रथम पुष्प अर्पित कर चुका हूं उनका जीवन परिचय का, और अब द्वितीय पुष्प के रूप में मैं उनके विवाह और महाराजा गंगाधर राव का शासन के साथ साथ गंगाधर राव की मृत्यु और तदुपरांत झांसी का अंग्रेजी राज में विलय तक की प्रामाणिक चर्चा करूंगा। तो बंधुओं, महारानी बिठूर में अपने पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब, राव साहब, वहीं पर स्थित एक और युवक तात्या तोपे, इन सब के साथ में आमोद प्रमोद करती हुई, खेलती कूदती बड़ी हुई और सारे राजसी गुण उन्होंने सीखे इन लोगों के साथ। घुड़सवारी करना, तीर तलवार चलाना, मलखम्ब करना, हाथी की सवारी करना, ये सब। अर्थात वो मोरोपंत तो पूजा पाठ का काम यज्ञशाला में करते थे और महारानी दिन भर पेशवा की हवेली में इन राजपुत्रों के साथ में जो है वो अपना हंसते खेलते हुए इन राजसी गुणों को ग्रहण कर रही थी। उसी समय झांसी के राजपुरोहित तात्या दीक्षित जो है वो धर्म यात्रा पर बनारस जा रहे थे। चलते समय वो बीच में बिठूर पर आकर रुके पेशवा के यहाँ, और वहाँ पर उन्होंने इसको मनुबाई छबीली को वहाँ पे देखा, इसकी गतिविधियों को देखा और पूछने में पता चला कि ये मोरोपंत तांबे जो कि सतारा के बाई कस्बे के महाराष्ट्र के ब्राह्मण कनाडे उपजाति के हैं, इनकी पुत्री है। तो तात्या दीक्षित की अपनी एक बहुत बड़ी समस्या का हल तुरंत यहाँ पर दिखा। क्या समस्या? क्योंकि वो बहुत चिंतित थे। झांसी के महाराजा गंगाधर राव की पत्नी का देहांत हो गया था। उनकी पत्नी का नाम था रमाबाई, और उसके बाद में देहांत के कई वर्ष के बाद में महाराजा के दूसरे विवाह के लिए प्रयास जारी थे, परंतु समस्या ये थी कि उत्तर भारत में महाराष्ट्र के ब्राह्मणों का कोई राज्य नहीं था। ज़्यादा सिर्फ एक झांसी था जहां महाराष्ट्र के पारोलकर कस्बे के नेवालकर परिवार सूबेदारी के रूप में पेशवा के समय से आए थे और तब से अंग्रेजों के अब तक वो शासन संभाल रहे थे। पहला सूबेदार जो इनके वंश का था रघुनाथ हरि नेवालकर, फिर शिवराव भाऊ के पुत्रों में जो है वो रामचंद्र राव, रघुनाथ राव, गंगाधर राव, ये सब शासन एक लंबे समय से चला रहे थे। अंग्रेजों ने इनको राज्य का स्वतंत्र अधिकार भी दे दिया था पेशवा से संपूर्ण राज्य हस्तगत करने के बाद। तो वो महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार की कोई कन्या मिलना बड़ा दुष्कर कार्य लग रहा था, वो भी राज परिवार से हो। इस लड़की में राज परिवारों जैसे सारे गुण उन्होंने पाए। तात्या झांसी आके उन्होंने परामर्श किया और निर्णय हुआ कि उनसे बिठूर जाके बात की जाए। झांसी के गंगाधर राव जी के कुछ सहायक और उनके निकटवर्ती बिठूर आए, वहाँ पर बात हुई। पेशवा ने कहा कि विवाह के लिए इतना आर्थिक संसाधन जुटाना मोरोपंत जी के लिए संभव नहीं है, क्योंकि वो तो एक कर्म पूजा पाठ करने वाले ब्राह्मण हैं, तो इसलिए विवाह का सारा खर्चा झांसी को ही वहन करना पड़ेगा। मोरोपंत जी विदुर हैं, उनकी पत्नी का देहांत हो चुका है। झांसी राज्य को उनको रहने और उनके दैनिक आय व्यय की व्यवस्था करनी पड़ेगी और बाद में उनका विवाह कराने का दायित्व भी झांसी राज्य का होगा, क्योंकि मोरोपंत भी उस समय अधिक वर्ष के नहीं, 32 वर्ष के थे। तो इस तरह से वैशाख सुदी पूर्णिमा सन 1842 को झांसी में पानी वाली धर्मशाला के पास स्थित महाराष्ट्र समाज के मंदिर गणेश मंदिर में महारानी लक्ष्मीबाई का विवाह संपन्न हो गया। महाराजा गंगाधर राव की शानदार बारात आई। वो अपने प्रसिद्ध हाथी सिद्ध भगस जिसका नाम था उसके ऊपर बैठकर बारात दूल्हे के रूप में आए। इन सब का उल्लेख भी आपको हमारी 1857 से
1894 तक के बीच लिखे हुए विद्वानों के साहित्य में, जिनका मैंने अध्ययन और अनुवाद किया, उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। महारानी विवाह के बाद राज सुख उन्होंने भोगा। महाराजा ने विवाह के कुछ बाद धार्मिक यात्रा की महारानी के साथ, बनारस वगैरह गए, और इसके बाद में इस तरह से बड़े आनंद से समय कट रहा था। इसी बीच में मोरोपंत जी के लिए इस आवास की व्यवस्था की गई, और वर्तमान में बड़े बाजार के आगे जो पानी वाली टंकी की जगह का नाम से स्थान प्रसिद्ध है, उसके सामने स्थित मुरली मनोहर मंदिर उस समय एक भव्य हवेली था। बाद में उसको मंदिर में कन्वर्ट कर दिया गया। वो हवेली झांसी के सूबेदार रघुनाथ हरि नेवालकर ने अपने छोटे भाई शिवराव भाऊ को रहने के लिए दी थी। तब से उसमें शिवराव भाऊ के बच्चे वगैरह सब रहते आ रहे थे, और गंगाधर राव के समय में वो हवेली खाली थी। वो हवेली मोरोपंत जी को रहने के लिए दी गई। उनका शानदार आवास, उनकी सेवा के लिए नौकर चाकर दिए गए, और साथ ही उनका विवाह गुरसराय के एक संपन्न ब्राह्मण कुल की कन्या चिमनाजी बाई से उनका विवाह संपन्न हुआ। कुछ वर्ष बाद मोरोपंत जी के 2 पुत्रियां और 1 पुत्र हुआ। इस तरह से महारानी को अपनी विमाता भी मिल गई, और महारानी को अपने भाइयों बहन भी मिल गए। इस तरह से महारानी का ये कुछ वर्ष बड़े आनंद से कटे, जब वो अपने महल से, किले पे स्थित सतखंडे महल से वो सावन के महीने में अपने मातृकुल में, अपने माता पिता के घर भी जाती थी। वहाँ पर बैठ के भुजरियों का मेला भी देखती थी, जो सामने से स्त्रियाँ सर पर भुजरियाँ लेके निकलती थी। तो मंदिर के बाहर वो अपनी कुर्सी डाल के जो मुख्य वहाँ पर ये आनंद लिया करती थी। इन सब का विवरण आपको झांसी के विद्वानों द्वारा लिखित प्रमाणित इतिहास में मिल जाएगा। आप लक्ष्मीबाई रासो पढ़िए, मदनेश जी का, उसमें ये आपको ये भुजरियों के मेले का वर्णन मिलेगा, रानी लक्ष्मीबाई का। तो इस तरह से ये आनंद से समय कट रहा था, और एक शुभ घड़ी वो आई जब महारानी गर्भवती हुई, और मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी सन 1851 को उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। नगर में खुशी छा गई। पुत्र का नाम दामोदर रखा गया, पूरा नाम दामोदर गंगाराव रखा गया। 3 महीने बाद ही इस पुत्र की मृत्यु हो गई। सब शोकग्रस्त हो गए। महाराज को बहुत बड़ा सदमा लगा, और उसके बाद से वो निरंतर बीमार होते थे, और अंत में जब वो असाध्य रोग से पीड़ित हुए तो उनको अपने वारिस की चिंता हुई। पुत्र की मृत्यु हो चुकी थी, अतः उसने झांसी में ही उनके वंश के एक दूर के चचेरे तयरे के सेकंड थर्ड कजिन वगैरह जो कहा एक भाई थे, उनके पुत्र आनंद को उन्होंने गोद लिया, और उसका दत्तक विधान विधि विधान से उसको उसकी जो है वो गोद लेने की कार्यवाही हुई। उसका लिखित कानूनी रूप से भी पत्र आदि लिखकर वहाँ के अंग्रेजी एजेंट और अधिकारी की उपस्थिति में उससे हस्ताक्षर कराकर ब्रिटिश सरकार को भेज दिए गए। और इस तरह से इस दत्तक विधान के कुछ दिनों बाद ही जो है महाराजा गंगाधर राव की मृत्यु 21 नवंबर 1853 को हो गई। सारे नगर में शोक छा गया। महारानी शोकग्रस्त थी, परंतु किसी तरह से उन्होंने 3 महीने जब तक अंग्रेजों से लिखित आदेश ना आए दामोदर राव को उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकृत करने का, तब तक शासन संभाला और प्रयास करती रही लिखित पत्रों के माध्यम से कि शीघ्र आदेश मिले। परंतु इस संबंध में उन्होंने अपील भी दायर की, परंतु सफलता नहीं मिली। और 13 मार्च 1854 को अंग्रेजों ने
जो है वो आदेश दे दिया कि झांसी राज्य को अंग्रेजी राज्य में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंतर्गत मिलाया जाता है, क्योंकि झांसी अंग्रेजों के अधीन राज्य था। मित्र राज्यों को गोद लेने का अधिकार है, परंतु पेशवा के समय से झांसी जो है पेशवा पूना का हिस्सा रहा है, बाद में अंग्रेजों को मिला तो अंग्रेजों का हिस्सा रहा है, इसलिए अंग्रेजी इस राज्य में गोद लेने का अधिकार नहीं दिया जाता है। परिणामतः झांसी को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। इसके लिए उन्होंने बहुत कोशिश भी की और अपना ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत प्रसिद्ध वकील जो अंग्रेजों ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ मुकदमे दायर करता था इस तरह राजा महाराजाओं के, वो जॉन लैंग उसका नाम था, उसके द्वारा कलकत्ता के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में उन्होंने अपील भी दायर की, परंतु वो निरस्त हो गई। अंत में 13 मार्च 1854 को झांसी को जब अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया, उस दिन होली थी। दूसरे दिन होली की पड़वा या प्रतिपदा थी। झांसी के में शोक छा गया। झांसी राज्य में के किसी भी व्यक्ति ने उस दिन होली नहीं खेली। झांसी के रईस, ठेठ, साहूकार सब ने उस दिन शोक मनाया। तब से आज तक झांसी में होली के दूसरे दिन वहाँ के पुराने सेठ, साहूकार और वहाँ के रईस वो होली नहीं खेलते हैं। वो कहते हैं ये शोक दिवस है, हमारा राज्य इस दिन अंग्रेजों के राज्य में हस्तगत हुआ। तो बनकर इस तरह से ये अंग्रेजी सत्ता ने अपनी चालाकी से झांसी राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। अब अगले तृतीय पुष्प में मैं आपको कहूँगा कि किस तरह से महारानी के अंदर आक्रोश जागा, किस तरह से वो आक्रोश विद्रोह में परिणत हुआ और किस तरह से विद्रोह इतना लंबा हुआ कि महारानी विश्व विश्रुत हो उठी। सारे संसार में उनके त्याग, बलिदान और पराक्रम की चर्चा होती रही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।